कोलकाता की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली लड़की को एक दिन दिल्ली से एक और अच्छी जॉब के लिए ऑफर आता है, जिसको पाने के लिए वो लड़की कोलकाता से दिल्ली रवाना हो जाती है। दिल्ली में वो इंटरव्यू के लिए उस ऑफिस में पहुंचती है। वहां पर एक चपरासी आता है, जब वो इंटरव्यू की लाइन में लगी होती है, उससे पूछता है, मैडम आप क्या लेंगी, चाय कॉफी या फिर ठंडा। तो लड़की बोलती है कि जो आपको अच्छा लगे वो ले आइए, जो आप अच्छा बना सकते हो। तो वो बोलता है, आप जो कहेंगी मैडम मैं वही बना के लाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा अच्छे ही बने। तब वो लड़की बोलती है, मुझे एक कप कड़क चाय ला दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मेरा इंटरव्यू कैसा हो पाएगा कैसा नहीं। इसके बाद वो चपरासी लड़की को चाय ला कर देता है। लड़की चाय पी रही होती है सोफे पर बैठकर। उसके बाद लड़की को चक्कर आते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। लगभग 12 से 15 घंटे के बाद लड़की को होश आता है। जब लड़की को होश आता है तो वो अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है, एक बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता और उसकी हालत अधमरी सी होती है, क्योंकि उसको चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर दिया गया था। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उठ भी सके बिस्तर से। वो जब आंखें खोलती है तो सामने अपने एक बुजुर्ग व्यक्ति को पाती है, जो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। उस लड़की में इतनी भी शक्ति नहीं होती है कि उसको पीछे भी हटा सके, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसकी जो शारीरिक शक्ति है वो भी खत्म कर दी गई हो उसको कोई डोज देकर। इसके बाद वो व्यक्ति चला जाता है। एक और दूसरा व्यक्ति आता है जो उसके साथ शारीरिक शोषण करता है। एक एक करके व्यक्ति आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लगभग 15 से 20 व्यक्ति उसके साथ शारीरिक शोषण करते हैं और ये लड़की बेबस बेसहारा कुछ नहीं कर पाती। जब लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आता है, उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, वो पानी मांगती है पीने के लिए, खाना मांगती है खाने के लिए, लेकिन ना उसको खाना दिया जाता है ना उसको पानी दिया जाता है। वो बोलती है, कम से कम मुझे कपड़े ही दे दो, मैं अपना शरीर ढक सकूं, लेकिन उसको कपड़े तक नहीं दिए जाते। उसको सिर्फ मारा और पीटा जाता है। जब भी वो मुंह खोलती है कुछ बोलने के लिए, मारा और पीटा जाता है। वो वहां से निकलने का प्रयास करती है, लेकिन निकलने नहीं दिया जाता। चारों तरफ उसके पहरे लगा दिए जाते हैं। 24 घंटे उस पर निगरानी रखी जाती है। कौन थी ये लड़की, कैसे पहुंची थी वो इस कोठे तक, क्या था इस कहानी का असल सच, आगे जानते हैं इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने हाजिर हुई हूँ फिर लेकर जुर्म की एक और अनोखी दास्तान। राजधानी दिल्ली का एक इलाका है कमला मार्केट। कमला मार्केट में एक एरिया है जीबी रोड, वहां का एक कोठा नंबर 68। कोठा नंबर 68 से एक दिन एक व्यक्ति अपने घर की तरफ यानी करोल बाग की तरफ जा रहा होता है। वो एक व्यक्ति को फोन करता है और फोन करके बोलता है, क्या तुम रानी के भाई हो? दूसरा व्यक्ति बोलता है, आप कौन है? तो वो बोलता है, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, अपने बारे में नहीं बता सकता, बस आप मुझे ही बताओ आप रानी के भाई हो। तो जिस व्यक्ति को फोन करता है वो बोलता है, हाँ हाँ मैं रानी का भाई हूँ, प्लीज बताइए आप कैसे रानी को जानते हो? तो बोलता है, तुम्हारी बहन जीबी रोड में कोठा नंबर 68 पर है, उसको यहाँ से निकाल आओ, वो बहुत मुश्किल में है। तब भाई आगे पूछता है, वो बोलता है, नहीं मैं आगे कुछ नहीं बता सकता, बस मैं इतना ही तुम्हें बता सकता हूँ। ये भाई उस लड़की का भाई था जो कि जॉब के लिए कोलकाता से दिल्ली गई थी। 8 जून को वो लड़की घर से निकली थी और जब घर 2 दिन नहीं आई तो 10 जून को उसकी गुमशुदगी की पासी के थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। लेकिन 2-2.5 महीने गुजरने के बाद भी उसको कुछ अता पता अपनी बहन का नहीं चला। फिर एक दिन जैसे कि इस व्यक्ति ने फोन करा, तब उसको अपनी बहन के बारे में पता चला। भी तो ये चला कि वो जीबी रोड पर किसी कोठे में मौजूद है। ये फोन उसके पास अगस्त 2019 के पहले हफ्ते में आया था। जब भाई को ये बात पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन ही हिल जाती है। उसको समझ ही नहीं आता कि वो आखिर करे तो क्या करे। वो अपने माँ बाप के पास दौड़कर जाता है रोता हुआ और बोलता है कि बहन का पता चल गया है, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा पता चला है कि वो एक कोठे पर है दिल्ली के, मुझे तुरंत जाना होगा। भाई कोलकाता से दिल्ली के लिए निकल जाता है। निकलने के बाद उसी व्यक्ति को दोबारा फोन करता है जिसने फोन करके उसके भाई को ये बताया था कि उसकी बहन कोठे पर है। फोन करके कहता है कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बस एक बार मुझसे मिल लीजिए। तब वो व्यक्ति उससे मिलता है और बताता है कि मैं 2-4 बार तुम्हारी बहन के पास गया हूँ, उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन उसी ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था और ये बताने के लिए। वो उस दलदल में जा चुकी है, उसको निकाल लो, लेकिन होशियारी से काम करना, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। कुछ भी तुम गलत कदम उठाओगे तो जा सकती है, उससे तुम्हारी या तुम्हारी बहन की जान भी जा सकती है। भाई ये सब सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो दिल्ली में बिल्कुल अनजान था। वो किसी को भी वहां पर नहीं जानता था, उसकी कोई जान पहचान नहीं थी, कोई रिश्तेदार नहीं था। फिर भाई को एक तरकीब सूझती है। वो बताए गए एड्रेस पर ग्राहक बनकर पहुंचता है और जाने के बाद वहां के मैनेजर से बोलता है कि मुझे एक लड़की चाहिए कुछ टाइम बिताने के लिए। तब वो मैनेजर लेडी उसके सामने काफी सारी लड़कियों दिखाती है, जिनमें से वो सभी को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद मैनेजर लेडी बोलती है
एक आदमी से कि इसको वो नई लड़की दिखाओ जो अभी 2-2.5 महीने पहले आई है रानी। तब दूसरी पीछे से एक आवाज आती है कि उसके साथ एक और ग्राहक पहले से मौजूद है क्योंकि उसकी काफी डिमांड है। तब वो बोलता है कि नहीं, ज्यादा डिमांड है तो मुझे वही लड़की चाहिए, मैं वेट करने के रेडी हूँ। तब वो लेडीज जो मैनेजर होती है बोलती है कि अगर तुम्हें उसका इंतजार करना है तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, उसकी कीमत ज्यादा है। वो कहता है कोई बात नहीं है, मैं एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही देर में रूम का दरवाजा खुलता है, लड़की बाहर आती है लेकिन सामने देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बहन थी। भाई को देख लड़की की नजरें भी नीचे झुक जाती हैं और वो शर्मसार हो जाती है। वो लड़की के साथ अंदर कमरे में जाता है, दोनों बहन भाई चुबट के रोते हैं लेकिन एक दूसरे का मुंह भी बंद कर लेते हैं कि उनकी रोने की आवाज बाहर नहीं जा सके ताकि किसी को शक या शुबा हो जाए। फिर बहन अपनी पूरी कहानी बताती है। कोलकाता में जहाँ पर मैं जॉब करती थी वहां पर ही मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम था ज्योतिसना। ज्योतिसना एक दिन मेरे पास आती है और बोलती है कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब का ऑफर आया है। सैलरी यहाँ पर कुल मेरी 30-35 हजार है लेकिन वहाँ 1 लाख से स्टार्टिंग है और धीरे धीरे ये बढ़ती ही जाएगी, लेकिन मेरी फैमिली वाले मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। तब रानी उससे बोलती है कि अच्छा, सैलरी तो मेरी भी कम है, अगर तुम नहीं जा रही हो तो ये जॉब मुझे मिल सकती है, मैं ट्राई कर सकती हूँ। तब ज्योत्सना बोलती है बिल्कुल, मैं तो नहीं जा पा रही हूँ, मैं फिर ट्राई करूंगी, तुम जाकर इंटरव्यू देकर देख लो। तब उसके कहने पर ये दिल्ली चली जाती है कोलकाता से इंटरव्यू के लिए, लेकिन वहां पर नशीले पदार्थ पिलाकर उसको कोठे पर बेच दिया जाता है। कोठे पर आने के बाद उसको यहाँ से निकलने की इजाजत नहीं होती। उसके पास एक व्यक्ति आता है जो कि कोलकाता का ही होता है। जब लगातार कई दिन तक आता है, उसकी नजदीकियां बनती है, तब एक दिन रानी उससे बोलती है कि तुम मेरा एक काम कर दोगे, मुझे मेरे भाई से बात करा दो। तब वो मना करता है कि मैं तुम्हें बात करा, इन लोगों को पता चल गया, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रानी उससे रिक्वेस्ट करती है, पैरों पड़ती है, गिड़गिड़ाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेरी एक बार मेरे भाई से बात करा दो, मैं यहाँ पर मजबूरी में फंसी हुई हूँ, हो सकता है मेरा भाई मुझे यहाँ से निकाल सके। तब उस व्यक्ति को तरस आता है और वो रानी के भाई को फोन करके उसके बारे में बताता है। इस तरह से रानी के भाई को रानी की खबर मिली और वो कोठे पर आया। जब ज्यादा समय रूम में हो जाता है तो जो दलाल होते हैं वो दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि टाइम तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया, अगर 5 मिनट भी अंदर रुके तो तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, यानी डबल पे करना पड़ेगा। भाई बोलता है कि ठीक है, मैं एक्स्ट्रा पे करने के तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ देर और रुकना चाहूंगा। तब भाई अपनी बहन के पास और रुकता है और उसको सहारा देता है और समझाता है कि तू मत घबरा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। इसके बाद भाई बाहर निकल आता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अगर पुलिस को बताओ, पुलिस भी इनसे मिली हुई हुई तो उसकी बहन को खतरा हो सकता है। इसके बाद भाई दोबारा जाता है कोठे पर और मैनेजर से बोलता है कि मुझे वही लड़की चाहिए जो कि कल दी गई थी। उसके बाद पेमेंट जमा करने के बाद वो फिर रूम में जाता है और अपनी बहन से बोलता है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ से तुम्हें कैसे निकालूं, तुम मुझे कुछ तरकीब बताओ। बहन बोलती है कि दिल्ली महिला आयोग में स्वाति मालीवाल की मदद लो, वो वहाँ की अध्यक्ष है, वो महिलाओं की बहुत मदद करती हैं। क्योंकि बहन पढ़ी लिखी थी और वहां पर किसी से उसने सुना भी था ये नाम, जिससे उसके दिमाग में आया। इसके बाद भाई बाहर आता है और दिल्ली महिला आयोग में पहुंचता है स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए। तभी वहां पर डब्ल्यूसी यानी दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन किरण नेगी मिलती है। किरण नेगी को भाई सारी कहानी बताता है कि उसकी बहन जॉब के लिए दिल्ली आई थी लेकिन उसको नशीला पदार्थ पिलाकर कोठे पर भेज दिया गया है, जहां पर उसके साथ रोजाना शारीरिक शोषण हो रहा है और 2-2.5 महीने से वो ये अत्याचार सह रही है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। इसके बाद जो किरण नेगी होती हैं वो स्वाति मालीवाल को कॉल करती हैं और उनको बताती हैं कि मेरे पास एक लड़का आया है जिसकी बहन जेबी रोड पर कोठा नंबर 68 में है और उसको धोखाधड़ी से लाया गया है। और ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि भाई उसका खुद उस कोठे में अपनी बहन को दिख कर आया है, आपको मदद करनी होगी। स्वाति मालीवाल जो होती है मनदीप सिंह लंधावा डीसीपी होते हैं, उनको कॉल करती हैं, उनको कहानी बताती हैं पूरी इस भाई की। वो भाई से मिलते हैं, एक वो निर्धारित समय और तारीख तय करते हैं कि तुम इस टाइम पर इस समय में उस कोठे पर ग्राहक बनकर ही पहुंचना ताकि तुम अपनी बहन के साथ मौजूद रहो, तभी हम वहां पर रेड डालेंगे। जो निर्धारित दिन और समय होता है उस निर्धारित दिन और समय पर वो भाई ग्राहक बनकर कोठे पर पहुंचता है और अपनी ही बहन की डिमांड करके उसके रूम में चला जाता है। कुछ समय के बाद किरण नेगी, स्वाति मालीवाल, मनदीप सिंह रंधावा और पुलिस की टीम वहां पर रेड डाल देती है उस कोठे पर। और कोठे पर रेड डालने के बाद जब एक कमरा खोला जाता है तो वो दोनों भाई बहन मिलते हैं जिनको निकाला जाता है। निकालने के बाद उनको
कोलकाता भेजा जाता है। बाकी की जो वहाँ पे जबरदस्ती लड़कियां लाई गई थी उनको भी निकाला जाता है और वहाँ की जो मैनेजर होती है, मैनेजर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो लोग धोखाधड़ी से ही रानी को वहां पर लेकर आए थे। इसके बाद जो भी इस केस से लोग जुड़े होते हैं उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाती है। जिन जिन लोगों का हाथ रानी को यहाँ तक पहुंचाने में था उन सबों को गिरफ्तार करके चार्जशीट बनाई जाती है और उनको जेल भेजा जाता है। जब ये बात मीडिया तक पहुंची, अखबारों तक पहुंची, तो सभी लोग को हैरत थी कि एक मासूम लड़की की मजबूरी का कोई इस कदर कैसे नाजायज फायदा उठा सकता है। लेकिन जहां पर लोग ये सोच रहे थे वहीं पे दूसरी तरफ प्रशंसा भी कर रहे थे किरण नेगी, स्वाति मालीवाल और डीसीपी साहब की, कि उन्होंने सूझबूझ से अपने काम लिया और एक भाई की मदद की। उस भाई ने भी अपनी बहन को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और सभी की समझदारी से उसकी बहन आजाद हो पाई। यहाँ पर हमारा मकसद आपको डराना हरगिज नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप किसी भी जॉब, किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्लीज सतर्क होकर जाएं। कुछ भी अनजान व्यक्ति से चीज लेने से पहले 10 बार सोचें। सामने वाला कौन है, उसके मन में क्या चल रहा है, यह हम कभी भी नहीं जान सकते। इसलिए जहां भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और नई सच्ची घटना को लेकर। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।